हेलो, वेलकम एवरीवन। मैं हिमांशु जैन मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें नंबर लाइन को समझना होगा। नंबर लाइन पर बीच में ज़ीरो होता है, इसे हम यूनिक नंबर कहते हैं, विशिष्ट संख्या कहते हैं। ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जब हम चलते हैं तो पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याएं बढ़ती जाती है, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं बढ़ती जाती है। ज़ीरो को यूनिक नंबर कहते हैं क्योंकि यह न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जब हम देखेंगे संख्याओं को तो हम पाएंगे कि ये लगातार बढ़ती ही जा रही है, और आप अपनी कल्पना में जहाँ तक सोच सकते हो, जितना आप इमेजिन कर सकते हो, उस संख्या में भी एक और जोड़ने पर उससे अगली संख्या आ जाएगी, फिर उसमें एक और जोड़ोगे फिर अगली आ जाएगी। तो इसका मतलब नंबर लाइन अपरिमित रूप से आगे बढ़ती ही जाती है। अब नंबर लाइन राइट हैंड साइड में बढ़ेगी तो पॉजिटिव नंबर बढ़ेंगे, इसलिए इसे पॉजिटिव इनफाइनाइट से मैं शो कर रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इनफाइनाइट से मैं इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम नंबर लाइन को जब देखते हैं, आपको नंबर लाइन के बारे में ये भी जानना होगा कि नंबर लाइन पर क्या होता है कि सभी संख्याएं जो हैं वो इस क्रम में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस क्रम में बढ़ती जाती है। इसे कहते हैं आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और यदि आप इस क्रम में चलेंगे तो ये संख्याएं घटती जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 इन दोनों में कौन बड़ा है? यहाँ पर 1 बड़ा है। 1 में और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। लेकिन अब आपसे पूछे कि बताइए -3 और -2 में कौन बड़ा है? तो -2 बड़ा है, क्योंकि जब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती है। बच्चे यहाँ काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब नंबर लाइन पर आप जब देखते हैं, आपको बहुत सारी संख्याएँ मिलती है, और सभी संख्याओं का हम अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह से यूज़ में लेते हैं। तो इसलिए इनको समझने के लिए ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, और ये ग्रुप कौन कौन से बने हैं ये आप देखिएगा। पहला ग्रुप नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? हमने क्या किया, नंबर लाइन पर 1 से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार ये जो पॉजिटिव नंबर हैं, हमने इनको प्राकृत संख्या नाम दे दिया। प्राकृत संख्या इस ग्रुप को हम कैपिटल N के थ्रू डिनोट करते हैं। इसके बाद में हमने एक नया ग्रुप बनाया, उसका नाम था पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव नंबर जो थे उनमें हमने 0 और ऐड कर दिया, और अब इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? पूर्ण संख्या नाम दिया। इसको हम कैपिटल W के थ्रू डिनोट करते हैं। इसके बाद हमने नया ग्रुप बनाया, ये था इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। इसको हमने कैपिटल I या Z के थ्रू डिनोट किया, और इस ग्रुप में हमने किस किस को रखा? नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, हमने दोनों को इसमें इंक्लूड किया है, साथ में 0 को भी इंक्लूड किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स में होल नंबर भी होते हैं और इंटीजर्स भी नेचुरल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद है इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरी तरीके से लगता है, कंप्लीटली। यानी आप इन संख्याओं में जब 2 का डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 10 है, 10 में जब मैं 2 का डिवाइड करूँगा तो ये पूरी तरह 5 बार कट रहा है, 2 5 जा 10। तो यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूर्ण रूप से जाता हो,
इवन नंबर सम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर्स विषम संख्याएं, ये इवन नंबर की जस्ट अपोजिट होती है। इनमें 2 का डिवाइड पूरी तरह से नहीं जाता है। जैसे 11 है, 11 है, तो 11 में जब मैं 2 का डिवाइड करूँगा तो 2 5 जा 10, रिमेनिंग कितना बच गया 1। तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचा है, इसका मतलब 2 का डिवाइड इसमें कम्प्लीटली नहीं जा रहा है। मुझे यहाँ पर पॉइंट यूज़ में लेना होगा, तब जाके मैं ये डिवाइड सॉल्व कर पाऊँगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होता है उन्हें हम विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। अब इसके बाद में है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। आपको पता हो तो सभी संख्याओं में सभी संख्याएं एक तो 1 से पूरी तरह डिविजिबल होती है, सभी संख्याओं में 1 का पूरा पूरा भाग जाता है, और उसके अलावा उन संख्याओं का खुद का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे कि 7 है, 7 में जब आप 1 का भाग दोगे तो ये 7 बार गया, ठीक है। और 7 में अगर आप 7 का ही भाग दोगे तो भी कितने बार गया, 1 बार। यानी प्रत्येक संख्या में 1 का भाग भी जाता है और उस संख्या का खुद का भाग भी जाता है, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए। जैसे 17 है, 17 में आप 17 का भाग दोगे तो ये पूरी तरह कट गया और आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। और 17 में अगर आप 1 का भाग दोगे तो ये 17 बार गया। तो यानी 17 एक से और खुद से पूरी तरह डिविजिबल हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 17 का भाग पूरी तरह जाता हो, जिस संख्या का 17 में भाग पूरी तरह जाता हो, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनमें उनके खुद के और 1 के अलावा किसी और का भाग न जाए, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के बाद में है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं की जस्ट अपोजिट होती है। भाज्य संख्याओं में खुद के और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल 8 में 8 का डिवाइड दोगे जाएगा। 8 में जब आप 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो भी ये 8 टाइम गया। लेकिन इसके अलावा 8 में और भी नंबर्स है जिनका डिवाइड जाता है। जैसे 2 है और 4 है, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, और अगर आप इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसलिए 8 क्या हो गई, एक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर हो गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद में है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आपने पिछली क्लासों में एचसीएफ निकालना सीखा है। एक तो जैसे 12 है और एक 13 है, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 6 जा 12 13, 2 3 जा 6 13 अपनी जगह है, 3 1 जा 3 13 अपनी जगह है, और 13 1 जा 13 ये। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2। तो हम क्या कर लेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसमें से हम 1 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 2। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना है? 1 आए, ठीक है। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आए उन्हें हम को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 2 का और 3 का। अब हम डिवाइड करके देखते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं इसका। 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, 3 1 जा 3, ये लो। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, हम 1 का डिवाइड कर देंगे। 1 1 जा 1 1, ठीक है। और फिर 1 का डिवाइड कर दो, 1 1 जा 1 और 1। तो यहाँ पर कौन कॉमन आ रहा है? यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, सही है। तो 1 क्या हो गया आपका? एचसीएफ हो गया। तो बाकी वैसे एचसीएफ निकालने का ये जो तरीका है ये सही नहीं है। आप एचसीएफ निकालने का तरीका इसका यूज़ कीजिएगा, 2 का और 3 का। आप जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं उनको आप सेपरेटली उनके प्राइम फैक्टर कीजिए।
तो यहाँ पर HCF कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका कंप्लीट हुआ। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है को प्राइम नंबर वाला, क्योंकि जब आप 10th क्लास में नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब ये वहाँ आपके थ्योरी में काफ़ी यूज़ में होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में है टर्मिनेटिंग नंबर, शांत संख्याएं। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 3/2, यानी में 3/2 का मतलब होता है कि 3 में आप डिवाइड कर रहे हैं किसका, 2 का। ठीक है, तो 3/2 को जब आपने सॉल्व किया तो 2 1 जा 2 और ये 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाया 0 मिला, 2 5 जा 10, ये पूरी तरह गया। ठीक है, भले ही ये पॉइंटों के बाद में गया लेकिन ये पूरी तरह सॉल्व हो गया। तो वे संख्याएं जिनमें मतलब नीचे वाली संख्या का आप ऊपर वाली में भाग दो और वो आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाए, जैसे 3/2 कहाँ जाके रुक गया, 1.5 तक, यानी पॉइंट के बाद में एक प्लेस तक जाकर रुक गया। 8/2 है तो 2 4 जा 8, 4 टाइम गया, रुक गया। 1/2 है तो ये होगा 0.5, तो पॉइंट के बाद में 5 तक ये जाकर रुक गया। और उसके बाद में 25/4, तो इसमें 25 में जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 6.25। ठीक है, तो कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि वे संख्याएं जिनमें आप नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में आप डिवाइड करो और वो पॉइंट के बाद में या पॉइंट के पहले कहीं भी जाकर रुक जाए, ऐसी संख्याओं को हम शांत संख्याएं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अशांत संख्याएं, ये टर्मिनेटिंग नंबर की जस्ट अपोजिट होती है। यानी वे संख्याएं जिनमें आप नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में डिवाइड करो तो वो पॉइंट के बाद में कभी रुके नहीं, आगे बढ़ती जाए। देखो यहाँ 0.6666 बढ़ते जा रहा है, 1.14285 और आगे सॉल्व होता ही है, मैंने इतना ही लिखा है, तो मतलब ये आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे नंबरों को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अशांत संख्याएं। ठीक है, अब शांत संख्या और अशांत संख्याएं ये आपका 9th और 10th क्लास में काम आने वाली है, ये बाकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसके बाद में आती है रिपीटिंग नंबर, आवर्ती संख्याएं। आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें आप नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में डिवाइड करो तो वो पॉइंट के बाद में रिपीट हो, जैसे 1.6666 डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को कहते हैं हम रिपीटिंग नंबर या आवर्ती संख्याएं। इसके बाद में 5.323232 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर 32 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इन्हें कहेंगे हम आवर्ती संख्याएं। अगले एग्जाम्पल में 0.0434343, अब यहाँ पॉइंट के बाद में अगर 0 को छोड़ दो तो आगे देखो 434343, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हो पॉइंट के बाद में, ऐसी संख्याओं को हम रिपीटिंग नंबर या आवर्ती संख्याएं कहते हैं। इसके बाद में है नॉन रिपीटिंग नंबर, अनावर्ती संख्याएं। ये आवर्ती संख्या का जस्ट अपोजिट होगी। वे संख्याएं जिनमें आप नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में डिवाइड करो तो वो पॉइंट के बाद में आगे बढ़ती ही जाए और साथ में कभी रिपीट ना हो। ये देखो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है। ऐसी संख्याओं को हम नॉन रिपीटिंग नंबर या अनावर्ती संख्याएं कहते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, तो ये P/Q की फॉर्म में, क्योंकि ऊपर भी कोई नंबर है और नीचे भी कोई नंबर है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहते हैं। बट आपको एक चीज़ का यहाँ और ध्यान रखना होगा कि परिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें P/Q के फॉर्म में शो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने
आज तक पढ़ाई की है तो आपने कभी भी ऐसा देखा कि किसी संख्या के नीचे ज़ीरो आ गया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर नीचे ज़ीरो आ गया तो हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, वो नॉट डिफाइंड कंडीशन आ जाएगी वहाँ। तो इसलिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही है कि वे नंबर जो P/Q की फॉर्म के हो रेशनल नंबर कहलाते हैं, वे Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हो गई। और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1/2, मैंने आपको अभी भी बताया 1/2 को हम P/Q की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 2/9 ये भी P/Q की फॉर्म का है, 27/6 ये भी P/Q की फॉर्म का है। हाँ 8, क्या 8 P/Q की फॉर्म का है? देखते हैं। हम 8 को लिख सकते हैं 8/1, क्योंकि 1 का डिवाइड आप 8 में करोगे तो 8 ही आएगा, तो हम 8 को 8/1 भी लिख सकते हैं। तो ये देखो P/Q की फॉर्म का हो गया, तो इसलिए ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके बाद ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में शो कर पा रहे हैं। ऊपर ज़ीरो हो सकता है लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये रेशनल नंबर की कंडीशन है। ठीक है, और जब कभी भी नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो वो फिर एक नॉट डिफाइंड कंडीशन बन जाएगी, उसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ। इसके बाद में है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी मिलेगी 9th क्लास में। सो आप फिलहाल ये याद कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिए हैं, √2, √3, √5, √7, यानी अंडर रूट में आप एक को छोड़कर एक के अलावा आप किसी भी संख्या, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो या 5 हो, जो अभाज्य संख्या हैं उन्हें लिख दीजिए। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और आपको उनके एग्जाम्पल बनाने हैं, तो आप क्या कीजिए, अंडर रूट में एक के अलावा किसी भी प्राइम नंबर को लिख लीजिएगा, किसी भी अभाज्य संख्या को लिख लीजिए। अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 3 और 5, 7, 11, ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये आप आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद में है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द अबव नंबर्स आर रियल नंबर्स। ऊपर दी गई सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आपने ऊपर पढ़ा है कौन कौन, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट, को प्राइम, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रेशनल, इरेशनल। इन सभी नंबरों को एक साथ हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यदि आप इन सभी नंबर को मिला दो तो ये सभी नंबर सेपरेटली क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगी। कंबाइंडली, यानी आप इनको एक जगह कर दो। ठीक है, तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन थी इसकी। इसके बाद में है इन्वर्स, यानी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे आपके पास लिखा है 2/3, तो ये जो 2/3 है इसका जस्ट अपोजिट कौन होगा, 3/2। मैं 3/2 ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, वो संख्या जैसे 3/2 है, वो संख्या जिसे किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, वो उसको 1 बना दें। जैसे 2/3 था, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 1 बन जाए, 3/2 से। क्यों, 3 से 3 कट गया, 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी संख्या
कि किसी भी संख्या को जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या 1 बन जाए उसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। सो यहाँ p अपॉन q का व्युत्क्रम कौन हो गया? ये हो गया q अपॉन p। q से q कट गया, p से p कट गया, आंसर आ गया आपका 1। ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन है कि 8 का व्युत्क्रम बताइए क्या होता है। 8 का व्युत्क्रम होगा 1/8। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 8/1। 8 से 8 कट गया, 1 से 1, वही 1 आ गया आपका आंसर। तो 8 का व्युत्क्रम कौन हो गया? 1/8। ठीक है। तो द इनवर्स ऑफ 8 इज़ 1/8 एंड द इनवर्स ऑफ 1/9 इज़ 9। 1/9 का इनवर्स कौन होगा? 9, क्योंकि हम इसको 9/1 कर सकते हैं और फिर ये 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका इनवर्स वाला टॉपिक। इसके बाद में है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, योज्य व गुणात्मक तत्समक। हाँ, ये समझने वाली चीज़ है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए क्या लिखा है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर। रियल नंबर यानी ऊपर जितने भी नंबर दिए गए थे उन सभी नियमों के लिए ये नियम वैलिड होता है, लागू होता है। ठीक है। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर आर 0 एंड 1। किसी भी संख्या की एडिटिव आइडेंटिटी तो होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ये आइडेंटिटी क्या होती है वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 2। ठीक है। अब 2 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। क्लियर है। और अगर मैं इस 2 को बराबर के उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 2 - 2। समझ में आ रहा है? तो ये देखो 0 हो गया। ठीक है। तो ये मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 2 को आपने 0 से जब ऐड किया तो आपको वही संख्या मिल गई, तो इसलिए 0 क्या हो गया यहाँ पर? आपका योज्य तत्समक हो गया। ठीक है। 0 को हम यहाँ योज्य तत्समक कहेंगे। योज्य तत्समक क्या होता है? किसी भी संख्या में ऐसी कोई संख्या जोड़ो कि वापस से वही संख्या वापस आ जाए, तो हम जो संख्या आपने जोड़ी वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक कहलाती है। तो किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक तो हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 को ऐड करेंगे तो वही संख्या मिलेगी। सेम ऐसे ही होता है गुणात्मक तत्समक, यानी किसी भी संख्या को आप ऐसी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि आपको वापस से वही संख्या मिल जाए, तो भाई ऐसी संख्या तो फिर 1 ही है। 1 से जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 होता है। तो यानी हर एक संख्या की गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होती है? 1 होती है। ठीक है। क्योंकि 1 से आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? वो संख्या ही वापस मिल जाएगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, कभी भी किसी की योज्य तत्समक पूछे तो वो 0 होगा और गुणात्मक तत्समक पूछे तो 1 होगा। ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, योज्य व गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी उल्टा। अब देखना, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? कोई संख्या आपको दी है, जैसे 3 दिया है। ठीक है। 3 में आप ऐसा क्या जोड़ें कि वो आपकी जो एडिटिव आइडेंटिटी थी कौन थी? 0 कि 0 आ जाए। 3 में आप ऐसा क्या जोड़ें कि आपके पास क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो देखो मैंने 3 में माइनस के 3 को जोड़ा है, ऐसा करने पर मुझे 0 मिलेगा। 3 प्लस माइनस -3, तो ये कितना आ गया हमारे पास में? 0। ठीक है। तो 3 में जब हमने माइनस के 3 को जोड़ा तब हमें क्या मिला? 0 मिल गया। यानी हमें एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 3 क्या कहलाएंगे? माइनस के 3 कहलाएंगे योज्य प्रतिलोम। किसके? 3 के। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह होता है जिसमें उस संख्या को जोड़ने पर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ठीक है। हाँ, तो ये था योज्य प्रतिलोम। ऐसा ही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। किसी भी संख्या को ऐसी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि आपको 1 मिल जाए,
तो ऐसी कोई संख्या तो 1/3 हो सकती है, क्योंकि जब 3 से 3 काटोगे, ये देखो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो 3 का योज्य प्रतिलोम कौन हुआ यहाँ, गुणात्मक प्रतिलोम कौन हुआ, 1/3। तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 और 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3, ठीक है, या 3/1, एक ही बात है। वैसे ही 3 का योज्य प्रतिलोम -3 और -3 का योज्य प्रतिलोम 3 होगा। तो ये आपका आज का टॉपिक यही मैं समाप्त करता हूँ।